जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो हमारा हेडिंग रहेगा, हेडिंग लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमारे पास कुछ दो से ज़्यादा बॉडीज़ है, ऐसा मान लो कि हमारे पास बॉडी है m1 जिसका मास m1 है। पॉइंट मासेस ही लेना है, हम पॉइंट की मास की ही बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड बॉडीज़ की हमने अभी तक बात नहीं की है। सो अगर मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है m1, m2, यहाँ पे m3 और एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और एक बॉडी ले लेते हैं m4। मेरे पास 4 बॉडीज़ हैं, ठीक है। हमने अभी तक जहाँ पे 2 बॉडीज़ होती थी वहाँ पे हमने देखा कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है। अगर 2 से ज़्यादा बॉडीज़ होती है तो हमें लगाना होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस। वो क्या कहता है, वो ये कहता है, और उसके कहने से पहले हम इनके बीच में डिस्टेंस बता देते हैं। हमें डिस्टेंस भी बताना होगा ना, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। मानते हैं कि वो डिस्टेंस है r4, डिस्टेंस बिटवीन m4 एंड m1 मानते हैं, r लेटर से दिखाते हैं r4, m4 और m2 के बीच में हम डिस्टेंस दिखाते हैं, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस मानते हैं r1, ये डिस्टेंस मानते हैं r2 और ये r4 और r3 के बीच में डिस्टेंस है r3, ठीक है। और हमें कभी ऐसा पूछ लिया, हमें ये पूछते हैं फाइंड नेट फोर्स ऑन मास m4, ऑन मास m4, इसलिए मैंने m4 से जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे दिखाए हैं। हमें पूछा गया m4 मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इनके बीच में, ये पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस। हम एक पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, force of interaction between any two masses, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस सराउंडिंग देम। क्या मतलब हुआ इसका, कह रहे हैं फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस, लेट्स से कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन m4 एंड m2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस सराउंडिंग देम। तब m3 और m2 को देखना नहीं है। जब m4 और m2 के बीच का हम फोर्स निकाल रहे हैं तब m3 और m2 को देखना ही नहीं है। जब हम m4 और m2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे हैं तब m3 और m1 को देखना ही नहीं है। जब हम m3 और m4 के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन निकाल रहे हैं तो उसके सराउंडिंग में कितने मासेस है उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा सवाल ये है, फाइंड द नेट फोर्सेस ऑन मास m4। m4 मास के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा ये हमें पूछा है, ठीक है। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो तरीका यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स। तो हम यहाँ पे हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, सॉल्यूशन F नेट ऑन m4 मास, F नेट से दिखाते हैं इज इक्वल्स टू, ठीक है, F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। M4 का इंटरैक्शन उसके सराउंडिंग में कितने मासेस के साथ है, 3 मासेस के साथ है। m4 को m1 अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, m4 को m3 अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और m4 को m2 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग। ये F1 इधर लग रहा है, ये F2 इधर लग रहा है, इसको खींच रहा है, और m3 मास उसको इधर खींच रहा है। सो देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग, F1, F2 एंड F3, ठीक है। तो वो हमने बता दिया। तो F1 कितना होगा भाई, F1 कितना होगा,
F1 होगा, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G(m1m2) अपॉन r²। तो F1 को क्या लिखेंगे, G(m1m4) अपॉन r1 का स्क्वायर, ठीक है। तो उसको लिखेंगे G(m1m4) अपॉन r1 का स्क्वायर, ठीक है। और उसका डायरेक्शन अगर कोई पूछ लेंगे तो वो यूनिट वेक्टर r1 से दिखाएंगे हम, r1 यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो r1 यूनिट वेक्टर से दिखाएंगे, प्लस F2 इज द फोर्स बिटवीन m4 एंड m2, तो उसको लिखेंगे G(m4m2) डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर एंड r2 यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ, ठीक है। प्लस तीसरा फोर्स कौन सा है, m4 को ये खींच रहा है यहाँ पे, तो हमने लिखा G(m4m3) डिवाइडेड बाय r3 का स्क्वायर इंटू r3 यूनिट वेक्टर। दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल बिकॉज ऑफ रिमेनिंग पार्टिकल्स, ठीक है। और कैसे निकालना है, बाय दिस स्टेटमेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग देम। जब मैंने इनके बीच का फोर्स निकाला ये वाला, तब मैंने दूसरी चीज़ को कंसिडर की क्या, मतलब m3 और m2 को कंसिडर किया क्या, नहीं। प्लस जब मैंने इनके बीच में फोर्स निकाला m2 और m4 के बीच में, देन उनके बीच का ही रिलेशन एब्सोल्यूट हमने लिखा, उसके सराउंडिंग जितने मासेस है उनको देखा भी नहीं। सो ऐसे इंडिविजुअल इंटरैक्शन को हम ऐड करते जाएंगे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये टर्म डायरेक्शन दिखा रही है, मतलब m1 और m4 का जो डायरेक्शन है फोर्स का वो कहाँ पे है, m1 की तरफ। m4 मास के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं हम, इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, तो इसके ऊपर m1 कहाँ फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। m2 m4 को कहाँ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन यहाँ होगा, वो किससे दिखाया मैंने, r2 यूनिट वेक्टर से। m4 को m3 कहाँ खींच रहा है, अपनी तरफ, तो उसका फोर्स का डायरेक्शन कैसे दिखाया मैंने, r3 वेक्टर से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वर्क करता है। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास है। We have three masses placed at the vertices of an equilateral triangle. ये मास यहाँ पे एक है, ये दूसरा मास, और ये तीसरा वकारी मास, ठीक है। m और 2m, ठीक है। ये पोजीशन A है, ये B और ये C, ठीक है। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अज्यूमिंग, क्वेश्चन बनाएंगे, अज्यूमिंग 3 masses as shown in figure are placed at vertices of an equilateral triangle. Find net force acting on mass, दो क्वेश्चंस पूछे हैं, एक्टिंग ऑन मास। नंबर 1, placed at पोजीशन A, और दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर placed at पोजीशन C, जहाँ पे डायग्राम हमें दिख रही है। 3 मासेस हमारे पास A B C पोजीशन पे रखे हैं, जिनका मास m और 2m है। हमें बोला गया है कि जो A मास है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा वो बताओ, और C ये मास है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा ये बताओ, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं अभी। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम निकालते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास प्लेस्ड एट पोजीशन A, ठीक है। यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 2 से ज़्यादा मासेस हमारे पास आ गए हैं, तो
तो हम कैसे निकालेंगे, ए के ऊपर नेट फोर्स कैसे लग रहा है, तो ए देखो यहाँ पे, इस ए मास को बी अपनी तरफ खींचेगा इधर, सी भी अपनी तरफ इधर खींचेगा, ठीक है। तो लेट्स से ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, तो कितने फोर्स लग रहे हैं, मास जो ए के ऊपर रखा हुआ है, दो फोर्सेस, एक F1 कौन लगा रहा है m मास, एक F2 कौन लगा रहा है 2m मास, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस का हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो वो हम यहाँ पे डायग्राम में दिखाते कि हमारा मास m यहाँ पे था, एक फोर्स इधर खींच रहा है भाई साहब को, लेट से उसको नाम देते हैं F1, और एक फोर्स इसको यहाँ खींच रहा है, लेट से उसको नाम देते हैं F2, ठीक है। क्या मुझे बोल सकते हो इनके बीच में F1 और F2 के बीच में एंगल कितना होगा, ये कैन एनीवन टेल मी, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, मतलब ये दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी नेट फोर्स निकालेंगे, F1 और F2 का जो नेट फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि F1 को कितना लिख सकते हैं हम, F1 इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम, दैट इज एम स्क्वायर, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये लेंथ कुछ अज्यूम कर लेते हैं L है, लेट्स अज्यूम दिस लेंथ इज L, ठीक है। वो लेंथ कितनी होगी L, तो डिवीजन में क्या लिखेंगे L स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। F2 को क्या लिखोगे भाई, इट इज़ G, F2 किसके बीच में फोर्स है M, और 2M के बीच में फोर्स है, राइट। सो क्या होगा जी एम इंटू 2M, सो जी एम इंटू 2M, तो उसको क्या मैं इधर ऐसा 2 इधर लिख के G2GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या नहीं, ठीक है। तो ये फोर्सेस हो गए, इनका रिजल्टेंट हमें नेट फोर्स निकालना है ना, F1 और F1 इधर खींचेगा, F2 इधर खींचेगा, नेट फोर्स इनके बीच में कहीं लगेगा, तो वो नेट फोर्स हमें निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, ठीक है। सो F नेट निकालते हैं हम यहाँ पे, सो F नेट विल बी इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होगा दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए, कुछ फॉर्मूला होता है हमारे पास, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वो अंडर रूट में लिखेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला भूल गए बच्चों तुम। सो अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, इसकी वैल्यूज हम रख देंगे, ठीक है। सो पहले हम थीटा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस ये F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, कॉस कितना है थीटा की वैल्यू में यही लिख देता हूँ, एक स्टेप बच जाएगी, कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है दोस्तों, हाउ मच इज कॉस 60, 1/2, 1/2, सो इसको हमने लिखा इंटू 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नेट फोर्स यहाँ से मिल जाएगा, मैं अभी वैल्यूज़ नहीं पुट करूँगा, दैट आई एम कीपिंग यू एज अ होमवर्क। तो ये 2 और ये 2 कट हो गया, मैंने F1 और F2 की भी वैल्यू यहाँ पे निकाल के दी है तुम लोगों को, बस यहाँ पे तुम लोगों को पुट करना है। So this will come out to be F1 square plus F2 square plus F1 F2, F1 into F2. So this is the way how we solve the question. और क्वेश्चन क्या पूछेंगे इसके ऊपर, ये 1 kg दे देंगे, ये 2 kg दे देंगे, डिस्टेंस 2 मीटर दे देंगे, तो न्यूमेरिकल आंसर में हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तरीका समझ गए सभी लोग। वैसे ही प्लेस्ड एट सी पे जो मास रखा है इसके ऊपर नेट फोर्स कैसे निकालोगे, वो भी तुम्हें होमवर्क पे करना है और मुझे बताना है कि कैसे आंसर आया है, ठीक है। चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग, हमारे पास और एक क्वेश्चन है, लेट्स हैंडल दैट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, a large number of identical point masses m are placed along the x-axis at x is equals to 0, 1, 2, 4 ऐसे करते करते लिखा है, the magnitude of gravitational force on mass at origin is, the magnitude of force on mass placed at origin is, ऐसा पूछा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन अपनी भाषा में समझते हैं। ये ओरिजिन पे कोई मास रखा है, x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कोई मास रखा है, ये
इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा अगर हम आइडेंटिकल मासेस ऐसे रखते चले जाएंगे। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? तो इनके बीच में फोर्स निकालेंगे, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निकालेंगे, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निकालेंगे, एंड सो ऑन करेंगे। ठीक है, इसके कुछ 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। पहला ऑप्शन याद तो नहीं है, कुछ हिसाब से आ रहा है GM²। ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे 4/3G, मतलब G और M के टर्म में दिया है ऑप्शन सी 2/3GM² एंड ऑप्शन 4 ले लो समथिंग 5/4GM²। ऐसे 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जब कभी भी 2 और 2 से ज़्यादा मासेस मिलेंगे तो हमें कौन सा प्रिंसिपल ध्यान रखना है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फोर्सेस। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम मानते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स F1 है, इन दोनों के बीच में फोर्स F2 है, इन दोनों के बीच में फोर्स F3 है। ठीक है, सो लेट F1, F2, F3, F4 and so on be the forces of gravitation due to masses m at x is equals to 1, 2, 4, 8 and so on respectively। ठीक है, F1, F2, F3 ना करते हुए हम यहाँ पे लिख देते F4 ताकि इनके पोजीशन को वो मैच करे नंबर। ठीक है, F4 की जगह पे हम ऐसा F8 लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो F1 निकाल लेते हैं। F1 की वैल्यू कितनी आएगी, F2 की कितनी आएगी, F4 की कितनी आएगी और F8 की कितनी आएगी वैल्यू, वो निकाल लेते हैं। सो F1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, GM1M2/R²। तो F1 क्या है, इन दोनों के बीच में फोर्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, पहले तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये 0 पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, 1 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ये मास भी m है, ये मास भी m है। क्या इसको हम लिखते हैं कि GM1 भी m है, M2 भी m है, सो GM²/1²। सिमिलरली मुझे F2 कोई बता सकता है क्या, F2 कितना होगा, GM²/4। GM²/2 का स्क्वायर दैट इज 4 लिख दूं सीधा। F4 बताओ कितना होगा, GM²/16। हाँ, मतलब 4 का स्क्वायर करोगे ना, यहाँ से ये पार्टिकल से ये पार्टिकल का डिस्टेंस 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 16। और F8 निकाल लेते हैं एंड सो ऑन कर देंगे आगे। ठीक है, सो ये हो गया GM² क्या होगा वो, 8 का स्क्वायर होगा 64। ठीक है, अभी नेट फोर्स क्या होगा, इनकी एडिशन करेंगे। नेट फोर्स क्या होगा, F नेट क्या होगा भाई, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये अलॉन्ग द एक्स, सबका डायरेक्शन एक ही दिशा में है, जैसे ट्रायंगल में एक इधर था एक इधर था, वैसा तो नहीं है ना, अपनी तरफ ही खींच रहे सब मासेस, तो सबका डायरेक्शन एक ही दिशा में, तो इसको हम सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं F1, F2, F3 की वैल्यूज़, सब में से क्या कॉमन आएगा, GM² कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस अगर मैं करता हूँ तो कैन आई टेक GM² कॉमन फ्रॉम ईच ऑफ देम। अंदर क्या बचेगा, 1/1² प्लस 1 ये कितना आ जाएगा, 1² क्यों, 1 ही लिख लो सर, 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 एंड सो ऑन। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इनको हमने सीधा ऐड कर दिया। एक महत्वपूर्ण बात जो तुम इग्नोर कर सकते हो मैं याद दिला दूँ, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे F1 का डायरेक्शन ये था, मतलब ये दोनों फोर्सेस जो एक्ट हो रहे थे M1 की तरफ, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री था। ठीक है,
तब हमें इनके बीच का एंगल 60 डिग्री था, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट में ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा। यहाँ पे क्या है, सिंपल सी केस है, ये मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, सभी फोर्सेस एक ही दिशा में एक्ट हो रहे हैं, तो हम इसको सीधा ऐड कर सकते हैं। अगर कोई मास यहाँ पे रखा होता तो वो इसको इधर खींचता, कोई मास यहाँ रखा होता वो इसको इधर खींचता, कोई मास यहाँ पे रखा होता वो इसको इधर खींचता, तब हम इसको इसके कंपोनेंट लेने पड़ते, हमें इसके कंपोनेंट लेने पड़ते, फिर कंपोनेंट वाइज उसको सॉल्व करना पड़ता और बड़ी दिक्कत हो जाती। यहाँ पे हम सीधा सीधा ऐड क्यों कर पा रहे हो, इसका रीज़न क्या है, सभी फोर्सेस एक दिशा में एक्ट हो रहे, इसलिए हम इसको सीधा ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर एरो भी क्यों ना दे दो तुम, क्योंकि ये सभी का डायरेक्शन क्या है, आई कैप की तरफ है, आई कैप। सो इसको मैं आई कैप लिख लो आगे, मतलब ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही फोर्स लग रहे हैं सभी के। अच्छा, तो अब इसको अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, ये कुछ सीरीज़ बनाता है, कुछ सीरीज़ बनेगी। ये कौन सी सीरीज़ बन रही है, क्या ये ए पी बन रही है, क्या ये जी पी बन रही है, क्या ये एच पी बन रही है। तो ए पी तो नहीं बन रही, इनका कॉमन डिफरेंस और इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो गौर से देखोगे तो ये जी पी बन रही है। क्या बन रही है, दिस इज जी पी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्या बन रही है, दिस इज जी पी, इट इज फॉर्मिंग ए जी पी, फॉर्मिंग ए जी पी। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, विथ 1/4 1/4 विथ कॉमन रेशो। डिफरेंस क्यों कॉमन रेशो कहते हैं, डिफरेंस नहीं कहेंगे, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कितना आ रहा है, 1/4। कॉमन रेशो सर आपने 1/4 कैसे निकाला, 1/4 अपॉन 1 करो, कितना आ रहा है 1/4, 1/16 अपॉन 1/4, 1/16 अपॉन 1/4, कितना आएगा ये 4/16, विच इज नथिंग बट 1/4। सो कॉमन रेशो, this term upon this term 1/4, this term upon this term 1/4, this term upon this term, that is 16/64, कितना आएगा 1/4। तो ये जीपी फॉर्म कर रहा है, उसका कॉमन रेशो कितना है 1/4। और समेशन ऑफ जीपी का कुछ फॉर्मूला होता है ना, ये पहले भी हम कर चुके हैं ना, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है जहाँ पे जीपी आता है, याद तो कैसे होगा, कैसे याद होगा बताओ। सम ऑफ इन्फानाइट जीपी का फॉर्मूला हमने लिखा था, सम ऑफ इन्फानाइट जीपी क्या था बेटा फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस आर। गुड, तो वो लगा देंगे यहाँ पे, हमारा आंसर निकल आ जाएगा। सो जी एम स्क्वायर इधर, और अंदर में ए क्या है, ए इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ए पी, सॉरी जी पी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो कितना आया 1/4। तो ये आंसर कितना दे रहा है भाई, 4 - 1 दैट इज 3, और ये 4 ऊपर जाएगा 4/3। सो इसका आंसर एफ नेट कितना आ रहा है भाई, एफ नेट इज इक्वल्स टू 4/3 जी एम स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस। हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है भाई, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कैसे किया इस क्वेश्चन को, हमने फोर्सेस कंसिडर किए, इनके बीच में फोर्स कौन सा है F1, इन दोनों के बीच में फोर्स F2, इन दोनों के बीच में फोर्स F4, और कोई आगे मास होगा उसका F8, और कोई आगे मास होगा तो F16, ऐसे लिखते चले जाएंगे। ये सभी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो फोर्स को रिजॉल्व करने की ना ज़रूरत है ना कुछ डिफरेंट फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है। तो हमने इनके बीच में फोर्स निकाला जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है 1, उसका स्क्वायर, F2 निकाला जी एम स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस कितना था 2, 2 का स्क्वायर 4, ये डिस्टेंस कितना था 4, 4 का स्क्वायर 16, आगे का डिस्टेंस था 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ऐसे फोर्सेस को हम ऐड करते जाएंगे, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे देखो इन्फिनिटी तक ऐड करते ही जाना है। हमने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर AP नहीं तो GP से ही हो जाता है। कभी ऐसे सीरीज़ देखने को तुम्हें मिलेगी किसी क्वेश्चन के अंदर, तो AP और GP दोनों में से एक ही आएगा पक्का, ठीक है। तो ये GP बन रहा था, और सम ऑफ इन्फिनिट GP फॉर्मूला याद होना चाहिए, A/1 - R। कॉमन रेशो यहाँ पे निकल के आया 1/4, फर्स्ट टर्म इज 1, सो 1/1 - R दैट इज 1/4। सो हमें मिला 4/3 GM स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। और एक क्वेश्चन करते हैं।
लिखो क्वेश्चन है 2 पॉइंट मासेस, शायद से होगा मेरे पास ये लिखा हुआ क्वेश्चन, दिस वन, थैंक गॉड स्क्रीनशॉट लेके रखा था इसको। So 2 point masses m and 4m are separated by a distance d। जैसा कि देख सकते हैं एक मास m यहाँ पे, एक दूसरा मास 4m यहाँ पे रखा है, इनके बीच में डिस्टेंस d है ऑन अ लाइन। ओके, अ थर्ड पॉइंट मास m नॉट इज टू बी प्लेस, तीसरा पॉइंट मास हमें रखना है एट अ पॉइंट ऑन द लाइन, यही लाइन पे रखना है, सच दैट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज 0। ऐसा जगह पे इसको रखो ताकि इसके ऊपर ये भी इसको खींचे और ये 4m भी इसको खींचेगा, तो नेट फोर्स इसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, सोचो सोचो सोचो, मैं रुक रहा हूँ 2 मिनट का वक्त देता हूँ, सोचो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 मासेस प्लेस है m एंड 4m, इसके कहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन में हमें m नॉट ये मास रखना है। ठीक है, तो हम कहाँ रखना है वो नहीं पता, तो मानते हैं, मानना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास कि हमने इसको किसी ये पोजीशन पे रखा, उसका ये m मास से डिस्टेंस मान लो r है, तो उसका 4m से कितना डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस d है, d में से r चला जाएगा, कितना डिस्टेंस होगा ये इस m मास का 4m से, ये डिस्टेंस कितना होगा, D minus R। सो द डिस्टेंस विल बी d माइनस r, तो 2 डिस्टेंस हमें मिल गए। ठीक है, तो इस m नॉट मास को m ने अपनी तरफ खींचना चाहिए और 4m ने अपनी तरफ खींचना चाहिए, और ऑब्वियसली अपनी तरफ ही खींचेंगे, और नेट फोर्स इसके ऊपर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो नेट फोर्स, कंडीशन क्या होनी चाहिए, नेट फोर्स ऑन m नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट इज क्या हम कह सकते हैं कि लेट से कि ये जो फोर्स है m उसको खींच रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, लेट से दैट फोर्स इज F1, और इस m नॉट को 4m इधर खींच रहा है, दैट फोर्स इज F2। सो F1 और F2 बराबर होने चाहिए, जितना F1 है, मतलब अगर F1 2 न्यूटन से उसे खींच रहा है तो F2 ने भी 2 न्यूटन से खींचना चाहिए, तब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग के m नॉट के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि F1 और F2 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन वाइज तो अपोजिट है ही। सो मैग्नीट्यूड कितना होगा F1 का, F1 इज नथिंग बट द फोर्स बिटवीन m नॉट एंड m, तो हमने लिखा g m नॉट अपॉन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू g, F2 फोर्स निकाल रहे हैं हम, g इंटू 4m इंटू m नॉट, 4m इंटू m नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, d माइनस r का होल स्क्वायर, d माइनस r का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कट हो रहा है उसे कट कर देंगे, g और g कैंसिल हो रहा है, m और m कैंसिल हो गया, m नॉट और m नॉट कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, टर्म सेम नहीं है, राइट। सो हम लिखेंगे जो बचा है, क्या बचा है यहाँ पे, 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन डी माइनस आर का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डी माइनस आर का होल स्क्वायर इधर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, डी माइनस आर का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज डी स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2dr इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अभी करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। आर स्क्वायर इधर लेके जाओ, सर d/3। सो डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस 2d इंटू आर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर, दैट इज 3r स्क्वायर। ठीक है, आगे कैसे करोगे अब, तो इससे अच्छा, इसको एक्सपांड करने से अच्छा हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। सो इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग द ब्रैकेट, बिकॉज d इंटू आर वो सॉल्व नहीं होगा ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम इसको ऐसे ही रखते हैं, d माइनस आर का होल स्क्वायर, इसको 2 बना देते हैं और इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर की टर्म चली जाएगी, सो दिस विल बिकम d माइनस आर इज इक्वल्स टू 2r, और आसान हो गया। सो d इज इक्वल्स टू 2r प्लस r,
d इज इक्वल्स टू 3r, और हमें वही r डिस्टेंस चाहिए था। r इज़ नथिंग बट d/3, r इज़ नथिंग बट d/3। सो हमें डिस्टेंस मिल गया a से, ये m मास से कितना डिस्टेंस है, d/3 डिस्टेंस पे रखोगे। और 4m से अगर पूछेंगे तो कितना डिस्टेंस होगा, d माइनस d/3 करेंगे, कितना हो जाएगा 2d/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2D m से ही by पूछा था, तो हम आंसर इसका d/3 लिख देंगे, या 4d/3 भी, अगर क्या था वो 2d/3 लिखते तो वैसा कोई ऑप्शन था ही नहीं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने ये एंड से ही हमें आंसर पूछ लिया था। ठीक है, चलो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अभी आगे चलते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ। सो सुपरपोजिशन के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और एक क्वेश्चन ऐसा भी बना जहाँ पे हमें थर्ड मास प्लेस करना था जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 आ जाए। उसको कैसे डील करना है, कोई डिस्टेंस r पे मान लेते हैं जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इनके बीच का फोर्स इज इक्वल्स टू इन दोनों के बीच का फोर्स इक्वल कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो आगे हम देखते हैं अभी। Sir, या पूछो। if we use the formula regarding that F net wala, so हाँ it will come the same, na? हाँ, Regarding the directions. yes, what you will write, you will write f1 vector F1 plus minus f2 F2 vector is equals to equals to 0, 0. right? Yes, sir. So I this use will the give a same. negative answer, yes. So Yes, f2 sir. कैसा है इसका, माइनस है साइन, तो Minus. उधर जाके वो Yes, sir. इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, Okay, sir. यस, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं, अभी देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, मैदान में उतरते हैं, कुछ नया सीखते हैं। और नया हेडिंग दे दो बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाहर आ गए, क्या प्रिंसिपल होता है, उसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण सब टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कंसिडर करते हैं कि कोई मेरे पास मास है m0, कोई मास है m, ठीक है। अभी हर एक मास के पास ना एक जादुई ताकत होती है, जैसे हमने कहा क्या ताकत होती है कि इसके सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा मास आता है, लेट्स से कि कोई m0 मास मानते हैं, ये पहले काफ़ी दूर है, m0 मास काफ़ी दूर है, ठीक है। इन सभी को हमें क्या कंसिडर करना है, पॉइंट मास कंसिडर। गिव मी जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, ये m0 मास जो है वो काफ़ी दूर है, ठीक है। चलते 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 हमने उसको यहाँ से यहाँ लेके आए, ठीक है। लेट्स से मैंने इसको यहाँ तक लेके आया, यहाँ रखा मैंने, ठीक है। इमेजिन कर रहे हैं हम, इस मास को हमने यहाँ रखा है, ठीक है। हमने देखा कि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मानते हैं कि डिस्टेंस काफ़ी दूर है, हो ही नहीं रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हमने जैसे ही इसको यहाँ पे लाया, थोड़ा नज़दीक लाया उसके, अभी क्या हो रहा है, दिस m0 काफ़ी छोटा है, बहुत पतला है, उसके कंपैरिजन में m थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इस छोटे मास को हम कहेंगे यूनिट मास। इसको नाम कुछ देना पड़ेगा ना कि बहुत छोटा है, तो हमने कहा कि ये यूनिट मास है, काफ़ी छोटा है, ठीक है। टेस्ट मास इसको कहते हैं, यूनिट मास से अच्छा टेस्ट मास इसको कहते हैं। इसको जैसे ही मैंने थोड़ा नज़दीक रखा, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर गया, मतलब इस m ने इस m0 के ऊपर फोर्स लगाया। लेकिन जब इसको थोड़ा मैंने यहाँ पे रखा था तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था इसके ऊपर, मतलब इसके कुछ लिमिटेशंस है, मतलब इसका कुछ रीजन है इस m का, उस रीजन के अराउंड ही ये किसी पॉइंट मास को या किसी दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। वो जो रीजन है वो इमेजिनरी रीजन है, ये वाला रीजन अगर हम मैं दिखाना चाहूँ, लेट्स से कि इतना रीजन है ये, इस रीजन के अंदर अगर ये m0 एंटर कर जाता है तो इसके ऊपर लगता है फोर्स, इसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। कौन लगाता है, यही। तो यहाँ भी रख देते हैं तो ये खींच लेगा यहाँ पे, मतलब ये रीजन या ये रीजन के अंदर कहीं पे भी इस मास को अगर हम रख देंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को क्या कहते हैं हम, फील्ड। और ये फील्ड किसकी है, इस पॉइंट मास की। क्यों है, क्योंकि इस मास को ये अट्रैक्ट करेगा, तो हमने कहा इसको ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उसको हम यहाँ पे नीचे वर्ड्स में लिख लेते हैं, लेट्स राइट इट डाउन। इट इज द रीजन इन सराउंडिंग
in surrounding of a mass where other masses experiences a gravitational force, ठीक है। मतलब ये ऐसा रीजन है, इस रीजन के अंदर कोई भी दूसरे मासेस आते हैं, कोई और एक मास लेके आओ, यहाँ पे रखो m0 डैश, तो वो भी खींचा चला जाएगा इसकी तरफ, ठीक है। तो वो जो रीजन है, इस रीजन की बात कर रहे हैं, इस रीजन को हमने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड। और वो क्या है, जिसके अंदर कोई दूसरा मास आता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये रही छोटी सी बात ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। इसी के रिलेटेड आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लगाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ये क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, कितना पावरफुल है भाई। अगर मुझे कंपेयर करना है कि यहाँ पे m मास है और दूसरा मास मेरे पास है, लेट्स से ये 2m है, ये इसकी फील्ड है, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में m0 मास लेके आते हैं, तो वो भी इसको खींचेगा। कितना पावरफुल फोर्स होगा, मतलब कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना ज़्यादा होगा, वो कैसे पता करेंगे। तो हमने एक नया वर्ड डिफाइन किया, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट फोर्स ओनली, ओके, फोर्स से रिलेटेड है, ठीक। कुछ एक एक्सप्रेशन होता है छोटा सा और एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, अपने आप समझ जाओगे। एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड it is mass as force experienced by a unit mass, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस m0 मास ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, उसके रिलेटेड जो टर्म बनाई उसको नाम दिया हमने स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और उसका फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल है, उसको हम लेटर G से दिखाते हैं। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, पहले तो मैं लिख लूँ उसके बारे में दो चार बातें। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय G लेटर, ठीक है। ये वही अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, ठीक है, दूसरे एंगल से उसे देख रहे हैं हम, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जो G सफिक्स P से दिखाते हैं, विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वो क्या है, इट इज़ अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इट इज़ अ मास एज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। ये मास क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, सो इसको हमने कहा मास एज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। इस m0 के ऊपर जो फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया उसकी बात कर रहे हैं। तो इट इज़ नथिंग बट फोर्स अपॉन मास, F अपॉन m0 इसे लिखेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बन गया, इसे बॉक्स करेंगे, ये फॉर्मूला ज़रूरी है, ये बेसिक फाउंडेशन है आगे के टॉपिक का, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका यूनिट देखोगे ना, मज़ेदार रहेगा इसका यूनिट, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, जो 9.8 लेते हैं, वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही नाम होता है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। बस यहाँ पे हम ये छोटे पॉइंट मास के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तुम पूछोगे सर वो 9.8 क्या था, वो अर्थ का था, ह्यूज, वो आगे चल के देखेंगे हम, इसका डिफाइन कर रहे हैं छोटू से मास का, ठीक है। देखो यूनिट क्या होगा इसका भाई, देखना फोर्स क्या है, न्यूटन, दैट इज kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg। देखो मिल गया तुम लोगों को वो यूनिट, kg कट हो गया, क्या बचा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट, इसका यूनिट है, समझे। सो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसकी, इस पर्टिकुलर मास की। 9.8 इसको मत लिखना, 9.8 किसकी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अर्थ की है बेटा,
ये तो छोटू सा पिद्दू सा मास m है, इतने फास्ट एक्सेलरेशन से इसको नहीं खींचेगा, इसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा क्योंकि ये पॉइंट मास है। तो ये सबसे छोटी कॉन्सेप्ट हो गई। इसी कॉन्सेप्ट को हम बढ़ाते 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 हुए वो 9.8 वाले कॉन्सेप्ट तक लेके आएंगे, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय अर्थ। ठीक है, चलो अब इसके बारे में क्या है, आगे एक छोटा सा पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये तो होगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। हम क्या करेंगे, वो एक अच्छा टॉपिक होगा, मैं उसे कल ही ओपन करना चाहूँगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये पॉइंट मास के लिए हमने देखी यहाँ पे। ठीक है, कल हम देखेंगे एक्सटेंडेड बॉडीज। एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे हो गया रिंग, डिस्क, रॉड, स्पीयर। अगर ये शेप की बॉडीज़ है और उनके सामने कोई छोटा सा m0 मास रख देंगे तो वो कितने स्ट्रेंथ से उसको खींचेगा, उसका हमें डेरिवेशन भी करना है और उसके फॉर्मूले भी याद रखने हैं। सो वो डिस्कशन हम कल के लिए रखते हैं, आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है।